व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना होता है हमें, तो हम पैसे लेके आते हैं और देखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हमें राइट नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें अराउंड मोर देन 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड है। तो अगर एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उस पे मोर देन 2,000 कंपनीज लिस्टेड है। एंड बीएससी की बात करें तो उस पे 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इतनी सारी कंपनीज में से एक राइट कंपनी या कुछ राइट कंपनीज चुनना और उसमें पैसे लगाना, उसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए हमारे पास कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करके उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे बना सके। तो राइट स्टॉक ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टॉक मार्केट में, अगर हम इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग दोनों करना चाहते हैं। तो जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल एनालिसिस हमारा यूज कहाँ होता है? हमारा फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत तब होती है जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। और इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं और वो कम से कम आप 5 साल 10 साल इतने टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने जो पैसा है, आपके पास कैपिटल है, उससे और पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक में रखेंगे तो नॉर्मली 7-8% आपको एफडी पे मिलेगा साल का। तो अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में कंपनी में लिस्ट करते हैं तो उससे ज्यादा रिटर्न तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। एक अच्छी कंपनी अगर आपने पिक कर ली तो वो आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो एक राइट एनालिसिस के साथ हमें राइट इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करते क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसका बिजनेस कैसा है, कौन से सेक्टर में है, किस सेक्टर की कंपनी है, आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी की कंपनी है, कंपनी कौन सी है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसके रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसकी अर्निंग कितनी है, रेवेन्यू कितना है, उसके ऊपर लोन कितना है, किस एफिशिएंसी के साथ वो कंपनी काम कर रही है और ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है। तो ये सारी चीजें हम पता लगाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत वास्ट है, उसको बिजनेस को स्टडी करना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिक अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस में बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं कि कुछ स्टॉक्स और बिजनेस जिनके अंदर वैल्यू हमें दिख रही है कि आने वाले फ्यूचर में वो ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर हम पैसे लगा के उस बिजनेस के साथ ग्रो के हम भी पैसे बना सकते हैं। सो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में राइट वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की राइट वैल्यू क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे मेन पॉइंट हमारा आ जाता है कि किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। किसी भी आप स्टॉक को खरीदते हो तो उसकी एक एक्चुअल दाम होता है। जैसे स्टॉक की बात कर लो या फिर किसी भी आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हो, अगर हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, तो आप उसमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखते हो, उसका एक्चुअल प्राइस देखते हो कि वो कितने प्राइस की चल रही है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर वो 1 करोड़ की हमें जमीन मिल रही है, ठीक है, बट हम देखें कि दूसरी उसके बगल में ही कोई जमीन मिल रही है, वो तो 90 लाख की मिल रही है, राइट। तो हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए, क्या ये हमें प्रीमियम पे मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज का एक्चुअल और सही दाम नहीं मिलेगा हम उसको खरीदेंगे नहीं। तो हमें उसके लिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे पता लगाते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू को पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिनको हम देख के, पढ़ के, समझ के पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे है या ज्यादा पे है। मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए उस कॉस्ट से वो कम पे मिल रहा है अभी या ज्यादा पे मिल रहा है। ठीक है, कम पे मिल रहा है तो हम कहेंगे वो स्टॉक डिस्काउंटेड है, अभी वो सस्ते में मिल रहा है कि उसका प्राइस जितना होना चाहिए उससे कम है, और अदरवाइज वो अगर अपने प्राइस से उसका जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए उससे ऊपर है तो हम बोलते हैं प्रीमियम पे मिल रहा है। मतलब उस स्टॉक की भी डिमांड भी ज्यादा है, जो लोग उसको हायर प्राइस पे भी खरीदे जा रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे लिमिटेड है। एक लिमिटेड पैसे को हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है, एक सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जिससे हमारे जो कैपिटल है वो एक सही रेट से ग्रो हो सके और हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सके। तो जैसा कि भी मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट पे मोर देन 7,000 कंपनीज लिस्टेड है। तो उन 7,000 कंपनीज में से हमें कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, वो ऐसे बिजनेस ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एनालिसिस में फिट बैठते हैं, और हमें उनके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके उनके बिजनेस को स्टडी करके ये पता लगाना होगा कि उन 7,000 में से कौन से वो 5-10 स्टॉक हैं
जो हम जिनमें इन्वेस्ट करके एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो आप स्टॉक पिक करो वो ना चले, या फिर ऐसे हमें स्टॉक पिक करने जो अच्छे चले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में से आपको एक राइट स्टॉक पिक करना बहुत एक डिफिकल्ट काम भी है और एक इजी काम भी है। डिफिकल्ट इस वजह से कि अगर आपको राइट नॉलेज नहीं होगी, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस को प्रॉपर वे में यूज नहीं किया, तो आपको राइट स्टॉक पिक नहीं कर पाओगे आप। बट अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस को मींस यानी बिजनेस को अच्छे से एनालाइज किया और उसको एनालाइज करने के बाद में ये समझ लिया कि राइट स्टॉक पिक कैसे करते हैं और उसको एनालाइज करके उसमें राइट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो आप आने वाले समय में उस स्टॉक के ग्रो होने से एक अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, या फिर अपना जो आपने कैपिटल लगाया उस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। सो किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। उसको जानने के लिए हमको डिफरेंट रेशियोज को यूज करना होगा, जिनको जानकर समझ के हम ये बता सकते हैं कि अभी ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है या नीचे है। डिफरेंट रेशियोज होते हैं, जैसे कि आपने पी रेशियो सुना होगा, तो हमें कुछ रेशियोज होते हैं जिनको समझकर ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर चल रही है नीचे चल रही है, ठीक है। जैसे आपने पी रेशियो की बात करी कि एक पी रेशियो होता है, राइट। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी के स्टॉक का कितना प्राइस है रिलेटेड टू उसकी कंपनी की अर्निंग कितनी है, अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर रिलेटेड टू द अर्निंग पर शेयर। अगर एक जनरल वे में बात करें तो किसी भी कंपनी की अगर पी रेशियो लेस देन 20 होता है तो हम बोलते हैं कि उसका पी रेशियो ठीक है, मतलब प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया पी, फॉर एग्जांपल 200-400, अगर इतना बड़ा किसी कंपनी का पी जाता है तो एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। मतलब जितनी वो कंपनी अर्निंग कर रही है उससे रिलेटेड उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। इसका मतलब उसकी अर्निंग को उसको बढ़ाना होगा ताकि वो कंपनी जो है अपने प्राइस को जस्टिफाई कर सके। बट कई बार आप देखते हो कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका पी रेशियो हाई होता है और जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत प्रीमियम पे मिल रहे होते हैं, तब भी वो बहुत ऊपर जाते हैं। आप तो ये सोच के छोड़ देते हो उनको कि उनका पी रेशियो बहुत हाई है और उसका प्राइस प्रीमियम पे मिल रहा है, अभी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको नहीं ले सकता। पर कई बार क्या होता है, जो प्राइस जिस कंपनी का प्राइस कभी ज्यादा होता है वो और ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जो पहले से ही डिमांड में है, वो पहले से ही बढ़ा हुआ प्राइस है, वो और ऊपर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिलेगा, जो डिस्काउंट पे मिलेगा, हम उसे ही खरीदेंगे। हम प्रीमियम पे भी खरीदेंगे, बट हमें इतना पता होना चाहिए ना कि वो प्रीमियम पे है बट वो और बढ़ेगा। जब तक आप एक लोअर प्राइस पे खरीद के हायर प्राइस पे बेचोगे नहीं तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो उसके लिए आपको ये जानना है, बेशक वो कोई स्टॉक प्रीमियम पे है, वो उस प्रीमियम से और ऊपर जाएगा, ये ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप हर स्टॉक को सिर्फ ये देख के खरीदोगे कि वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उसका एक रीजन भी है वो डिस्काउंट पे क्यों मिल रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी एक स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपीज पर शेयर, ठीक है, बट वो आपको मिल रहा है 80 पे, 70 पे। वो पहले ही डिस्काउंटेड में मिल रहा है, मतलब उस कंपनी में कुछ दिक्कत है कि मतलब वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए उसका प्राइस कम है। सिर्फ अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है ये सोच के आपने खरीद लिया तो शायद वो 70 पे आया, कल को 50 पे, 40 पे भी आ सकता है। तो हर कोई डिस्काउंटेड चीज अच्छी नहीं होती। तो आपको मेन उसकी बिजनेस को समझना है कि उसका बिजनेस किस सेक्टर में है, कैसे परफॉर्म कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। इस बेस पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ काम आ सकती है। तो मेन कोई स्टॉक जो बढ़ा हुआ है वो और भी बढ़ सकता है और जो गिरा है वो और भी गिर सकता है। तो आपको ये समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से यूज करनी है। जब हमें प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में भी मिल जाए और उसमें बिजनेस अच्छा हो तो स्कोप भी है कि इसकी जो राइट वैल्यू है इसके स्टॉक प्राइस पे भी नहीं आई है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक 100 रुपए का है बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 150 होनी चाहिए कि वो बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका स्टॉक प्राइस अभी बहुत कम है। तो आने वाले फ्यूचर में उसका स्टॉक प्राइस 150 तक तो कम से कम जाएगा। आप उसको उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो कि वो जो बिजनेस अच्छा है कि उसकी वैल्यू अभी डिस्काउंट पे है बट वो बिजनेस में स्कोप है कि वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्योंकि बिजनेस ग्रो हो सकता है। क्योंकि जब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा उसका स्टॉक का प्राइस ग्रो नहीं होगा। तो स्टॉक के प्राइस को ग्रो होने के लिए बिजनेस ग्रो होना चाहिए। और रेशियोज की बात करें तो एक पीबी रेशियो भी होता है, प्राइस टू बुक रेशियो, और डेट टू इक्विटी भी रेशियो होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि उस कंपनी ने कितना डेट लिया है, कितना लोन लिया है, कितना कर्जा है उस कंपनी में इन रिलेशन टू उसकी इक्विटी कितनी है, राइट। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लोन लिए जा रही है, उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो एक कंपनी के लिए लोन बढ़ना भी एक अच्छी बात नहीं होती, राइट। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को भी हमें समझना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है, तो उसने जितना लोन है वो डबल
लिया हुआ है, जितनी उसकी इक्विटी है उसके हिसाब से। सो हर बार लोन लिया हुआ गलत नहीं होता। कंपनी लोन लेती है ताकि वो आगे ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, तो एक लोन लेना भी एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। बट अगर किसी कंपनी पर ज्यादा कर्जा आ जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो डिपेंड ये करता है कि वो बिजनेस उस लोन को यूज कैसे करने वाली है। अगर उस पर लोन ज्यादा भी है तो ये मैटर करता है कि कंपनी उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक वो कंपनी उस लोन को यूज करके अच्छे से अपने बिजनेस में यूटिलाइज नहीं करेगी तो वो लोन एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा उस कंपनी पे, एंड उस कंपनी को फिर वो पे बैक करना है लोन। सो और अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए हम एक वेबसाइट पे आते हैं, टिकर टेप। इस वेबसाइट पे आके हम स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रीनर को यूज करके स्कैन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेटर है, किसकी बैलेंस शीट, किसके फाइनेंशियल्स इस साल बेटर थे, वो ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है कंपनी नहीं कर रही है। तो इस टिकर टेप की वेबसाइट्स को यूज करके हम स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट हो रखी है कंपनीज। सो इस पे बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं। आप एक एक कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है, मार्केट कैप कितना है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस से समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे कंपनीज दे रखी हैं, कंपनीज के साथ उसके सब सेक्टर दे रखे कि किस सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो आयरन गैस की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वो आईटी सेक्टर की है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक्स में आता है वो। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलते हैं तो इसमें ओवरव्यू में आपको उसका चार्ट का लाइन ग्राफ मिल जाएगा कि उसका प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है, राइट। इसको मैं 1 डे करा तो आपको 1 डे का ओवरव्यू मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 वीक कर दूंगा तो इसमें आपको 1 वीक का ओवरव्यू मिल जाएगा। और ऐसे 5 ईयर्स का किया तो 5 ईयर्स में उस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही थी, मतलब सितंबर 2018 से लेकर जनवरी 2023 तक उसका प्राइस कहां से कहां तक गया है। लाइक सितंबर में वो 10 सितंबर 2018 में उसका प्राइस 1137 था, एंड राइट नाउ उसने हाई लगाया है 2547 का। सो आप इस लाइन ग्राफ से उसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हो कि पिछले 5 साल में उसका रिलायंस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसका प्राइस किस हिसाब से ग्रो किया है, ठीक है। अगर हम और नीचे इसमें आ जाएंगे तो इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे मैंने पी रेशियो की बात करी थी, पी रेशियो इसका 25 है, पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। जैसे इसमें आप पढ़ सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ पीबी रेशियो क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर एट द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, कि मतलब उसका प्राइस डिवाइड बाय उसकी बुक वैल्यू, की उसकी बुक वैल्यू जितनी है उसके रिलेशन में उसका प्राइस क्या है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो, इन रेशियोज को आप समझ के एंड राइट उसको यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि कोई कंपनी मेरे लिए सही है या नहीं है। एंड इसमें डिविडेंड यील्ड भी है कि मतलब कितना कंपनी डिविडेंड देती है हर साल, उसके हिसाब से 0.37% है। इसमें सेक्टर पी है कि मतलब रिलायंस जिस सेक्टर में आती है उस सेक्टर का एवरेज पी कितना है, वो 17 है। सेक्टर का पीबी कितना है उस सेक्टर में, उस सेक्टर का डिविडेंड यील्ड कितना है। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन को हम यूज करके फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू और वो बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा ये सब समझ के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो पीयर्स हैं, उसके कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और हम चाहते हैं कि हम एक राइट कंपनीज में इन्वेस्ट करें, एक राइट कंपनी हो जिसमें हमारा पैसा ग्रो हो। तो हम उसी में ये देख सकते हैं कि उसकी जो रिलेटेड कंपनीज है उसके सेक्टर में वो कैसा परफॉर्म कर रही है। लाइक जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सारी कंपनीज भी कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनका पी रेशियो, रिटर्न्स, ये सब कितना है, राइट। सो और नीचे आ जाए तो प्राइस फॉरकास्ट है, इसमें रिवेन्यू फॉरकास्ट है। ये आपको एक टिकट पे दे रहा है कि उसका फोरकास्ट क्या हो सकता है। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इनकम है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। उस कंपनी के हम इनकम देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर वो कितना कर रही है। ईयर 2018-19 उससे कितना टोटल रेवेन्यू रहा है, एबिटा कितना था उसका, नेट इनकम कितनी है, ओके, पे आउट रेशियो कितना है उसका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो देखें ईयर टू ईयर रिलायंस में उसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। 2018 में 4 लाख करोड़ था, उसके बाद 5,77,000 समथिंग करोड़, उसके बाद 6, 5, 7। तो अगर ओवरऑल देखें तो धीरे धीरे रिलायंस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयर टू ईयर उसकी ग्रोथ हो रही है। और देखें नेट इनकम अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव में। ये सारे जो फिगर्स हैं सारे आपके करोड़ में है। सो और देखते हैं जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी बैलेंस शीट प्रॉपर है नहीं है। और इसमें बैलेंस शीट भी थी, तो यहाँ पे अगर बात करें बैलेंस शीट की तो इसमें
उसके करंट एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, ये सारी डिटेल सारी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसे लगाने वाले हो तो आपको उसकी इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है कि ईयर टू ईयर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसके एसेट्स बढ़ने चाहिए। अगर वो लोन भी ले रही है तो उस लोन का कर क्या रही है, कैसे इन्वेस्ट कर रही है, वो अपने एसेट्स में पैसे लगा रही है या फिर सिर्फ लायबिलिटीज क्रिएट कर रही है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको देख के ये पता लगा सकते हो कि वो कंपनी आपके लिए राइट है नहीं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा जरूर, बट आपको देख के समझ के पढ़ के ये पता लग जाएगा कि वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस कंपनी को एनालाइज तो करना पड़ेगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि हमें एक्चुअली ढूंढने सिर्फ कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो कुछ स्टॉक्स जो एक्चुअल में फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब तक आप उस कंपनी को डेप्थ तक नहीं जानोगे कि वो कंपनी फ्यूचर में बिजनेस उसका रहेगा, ग्रो करेगा, तब तक आप उस कंपनी में पैसे मत लगाओ। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, तभी आप एक राइट कंपनी फाइंड करके उसमें राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग्स में आ जाते हैं कि शेयर होल्डिंग कितनी है, कि म्यूचुअल फंड्स ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस में, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, डोमेस्टिक DII का कितना इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में, FII का कितना है, और जो प्रोमोटर है उनका कितना है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 50% है, ऑलमोस्ट 50%, राइट। तो एक ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, अगर उसकी कंपनी का प्रोमोटर, उस कंपनी का जो मालिक है वही उस कंपनी को 50% होल्ड कर रहा है तो। और यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो कि फॉरेन FII जो है उन्होंने इनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कितनी उन्होंने धीरे धीरे अपने पैसे और लगा रहे हैं या अपने पैसे निकाल रहे हैं। ऐसे आप जैसे प्रमोटर का है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है घटाई है, तो ऐसे ही आप जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप HDFC बैंक को स्टडी करना चाहो, HDFC बैंक को स्टडी कर सकते हो। कोई भी कंपनी आप स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड है उसको ऐसे स्टडी करके उसमें उसके फंडामेंटल्स देख के ये पता लगा सकते हो कि वो आपके लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। क्योंकि ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपके पास राइट नॉलेज नहीं होगी, आपको उस कंपनी के बारे में पता नहीं होगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो बिजनेस फ्यूचर में रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके पता कर सकते हो उसका बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही आप जिस मर्जी स्टॉक का चाहे उसको एनालाइज कर सकते हो और उसमें ये पता लगा सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनर्स भी होते हैं, उन स्क्रीनर्स को यूज करके आप एक साथ ही इन सारे स्टॉक्स को कंपेयर करके भी पता लगा सकते हो कि वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि मेरे को इतने PE रेशियो तक ही कंपनी चाहिए, मेरे को इतना उसका रेवेन्यू होना चाहिए तो चाहिए, ईयर टू ईयर उसका प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए, कैश फ्लो ग्रो होना चाहिए, रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए, लायबिलिटीज कंपनी कम करे, डेट ले तो उसको सही तरीके से यूज करे। ये सारी चीजें आप अपनी चेकलिस्ट में डाल के उनको एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो में एक राइट कंपनी ऐड कर सकते हो। सो ये कुछ बेसिक्स था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आई होप आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, कि उसके बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करके एक राइट कंपनी को चूज कर सकते हो। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, इसका मतलब आप उस कंपनी के फ्यूचर में पैसा लगा रहे हो, तो उस कंपनी के फ्यूचर को आपको समझना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी टॉपिक से डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सबको पता लगे कि फंडामेंटल एनालिसिस को किस तरीके से यूज करके एक राइट कंपनी को चूज करके हम अपने मनी को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उससे हम मल्टीपल रिटर्न्स बना सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।